पढ़ी तो न्यूमेरिक। तो एक और दो तीन टर्म्स आ रही हैं। डेप्रिसिएशन हम किन पर चार्ज करते हैं? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पर, लेकिन हमारे बिजनेस में इंटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं। और वो इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? जो कि बिजनेस में दिखाई तो नहीं देती, ना ही हम उनको देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बट उनका भी एग्जिस्टेंस होता है, जिनको जो दिखे ना बेशक, लेकिन वो भी बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और उनका जो उनकी जो वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा होती है, यानी उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बिजनेस में। ये हमने एसेट्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म के चैप्टर में जब टाइप्स ऑफ एसेट्स का टॉपिक जब पढ़ा था, उसमें आप सबसे डिस्कस किया था मैंने कि कौन सी दो टाइप की फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स आर टू टाइप्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल कौन सी एसेट्स होती हैं? जिसे हम देख और छू नहीं सकते, बट जिनका बिजनेस में एग्जिस्टेंस होता है, और जिनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे। वो कौन कौन से एग्जाम्पल? गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये वो एसेट्स हैं जो दिखाई नहीं देती, बट बिजनेस में एग्जिस्ट करती हैं, और जिनके बेस पर बिजनेस काफी अच्छे से रन करता है। गुडविल का क्या मीनिंग बताया था? किसी भी बिजनेस की रेप्यूटेशन, और रेप्यूटेशन मीन्स जो उसने अपने एफर्ट से, अपने काम से, अपने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट से मार्केट में बनाई है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू उसी टाइप के दूसरे किसी नए बिजनेस से ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से रन कर रहा है, तो उसने अपनी एक पहचान बिजनेस वर्ल्ड में बनाई है, और उसके लिए उसने बहुत एफर्ट किए हैं। तो उन एफर्ट्स के एवज में उसको ज्यादा प्राइस मिलेगा अगर सेल किया जाए, तो एक नए बिजनेस के कंपैरिजन में उसी टाइप के किसी पुराने बिजनेस को, जिसकी मार्केट में अच्छी खासी साख है, लोग उसे अच्छे से जानते हैं, उसका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आता है, तो उसकी वैल्यू उसी टाइप के ऐसे बिजनेस से ज्यादा होगी जो कि अभी नया है, जिसने अभी अपने को अच्छे से स्टैब्लिश नहीं किया है। तो ये जो गुडविल है ये दिखाई नहीं देती। ये जो एसेट है, ये ऐसी एसेट है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, बट स्टिल इसकी वजह से हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इन इंटेंजिबल एसेट्स को जब हम, मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने किसी का पुराना स्टैब्लिश बिजनेस ओपन किया, तो परचेज किया, तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गुडविल पे करना पड़ता है उसकी पहचान के लिए, कि हम ये जो अमाउंट दे रहे हैं, ये किसके लिए दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ गुडविल के लिए दे रहे हैं। तो वो जो गुडविल है वो हम अपनी बुक्स में से धीरे धीरे क्या करते हैं? खत्म करते हैं, जिसके लिए हमने पेमेंट किया है। तो जब ये राइट ऑफ होती हैं, टेंजिबल एसेट्स पर तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। बस आपको शॉर्ट में इतना समझना है कि वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट, and on intangible assets like goodwill, trademark or any other intangible assets. There are so many examples of intangible assets. So you have to charge amortization. आपको उनको धीरे धीरे करके बिजनेस बुक्स में से क्या करना होता है? कम करना होता है। जैसे मान लीजिए हमने गुडविल के लिए जब बिजनेस परचेज किया था, तो 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे किए थे, ठीक है? तो वो 50,000 रुपीज अब गुडविल के नाम से हमारी बुक्स में हमेशा रहेंगे एसेट में, जबकि वो तो पे कर चुके, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो धीरे धीरे करके हम उस अमाउंट को अपनी बुक्स में से क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए 5 इंस्टॉलमेंट में, यानी 5 ईयर्स में वो अमाउंट हमें अपनी बुक से हटाने, तो पर ईयर हम कितना कितना अमाउंट उसके नाम से अपनी बुक्स में से डिडक्ट करेंगे? 10,000, यानी 50,000 डिवाइडेड बाय 5। तो 5-10-10 हजार करके हम अपनी बुक्स में से हमें P&L में से उतना अमाउंट कम करते रहेंगे, और फिर इस तरीके से वो आपकी एसेट टोटली हमारी बुक्स में से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये वो एसेट है जो आगे यूजफुल नहीं है। जब खर्च किया था तब हमने दिखा दिया कि इसके लिए पेमेंट किया था, लेकिन धीरे धीरे करके हम इनको अपनी बुक्स में से क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। और उसे राइट ऑफ करने के उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एमोर्टाइजेशन। यानी एमोर्टाइजेशन किस टाइप की एसेट्स का होता है? एमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल एसेट्स का, लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये सब जितनी एसेट इंटेंजिबल है, इन सब पर हम क्या चार्ज करते हैं, या इन सब को हम किस तरीके से बुक से राइट ऑफ करते हैं? किस वे में? एमोर्टाइजेशन के वे। आपसे बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि एमोर्टाइजेशन किस टाइप की एसेट का होता है, तो आंसर क्या निकल के आएगा? इंटेंजिबल एसेट्स का, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का।
अब एक और है डिप्लेशन, हालांकि ये भी समझ लीजिए, पता होना चाहिए, हर चीज की नॉलेज हमें होनी चाहिए। डिप्लेशन क्या है? डिप्लेशन यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीजें निकलती हैं, जैसे खदान हो गई, कोयले की खदान होती है ना, जो नेचुरल रिसोर्स से ही तो मिलती है। कहीं हीरा निकल रहा है, कहीं सोना निकल रहा है, तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहां से कुछ और भी अलग अलग मेटल्स भी होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलते हैं। तो वो जहाँ एक स्पेसिफिक प्लेस पर मिलते हैं, धीरे धीरे जब हम उसको निकालना शुरू कर देते हैं, यानी जब वो उनको यूज करना शुरू कर दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि वो फिर बनते रहेंगे, वो फिर खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज में जब कमी आने लगती है, तो उसे क्या, किस कैटेगरी में बोलते हैं? डिप्लेशन की। उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? डिप्लेशन। डिप्लेशन चार्ज इज अ मेजर ऑफ depletion of wasting assets such as extracts of material from quarry mines, etc. Extraction reduce the available quantity of materials. For example, extraction of coal from the coal mines is depletion of coal stock. वही चीज जो मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ वो यही है कि जब हम कोल या माइंस, कोई भी माइन हो, आपको पता है सभी को, ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हैं। खुदाई करते हैं तब कहीं पता चलता है कि यहाँ पर कोयले की खदान निकली, यहाँ पर सोना निकला, यहाँ पर कुछ और कोई और मटेरियल निकला जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। तो जब हम उनको निकालना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे उनमें कमी होना शुरू हो जाती है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, जब पूरा ही निकाल लेते हो। तो वो जो आप निकालते जा रहे हो, उसका एक्सट्रैक्शन करते जा रहे हो, वो एक्सट्रैक्शन किस नाम से जाना जाता है? डिप्लेशन के नाम से। तो ये चीज किस पर अप्लाई होती है? उन नेचुरल रिसोर्सेज पर जो कि हमें मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से जो जो चीजें हमें मिलती हैं उन पर हम डिप्लेशन वर्ड यूज करते हैं जब उनमें कमी होती है। तो मतलब वहां डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं कर रहे, कमी तो उनमें भी हो रही है, लेकिन उनमें हमने बाइफरकेट कर दिया है। टेंजिबल एसेट्स में कमी आ रही है तो हम उसे क्या नाम दे रहे हैं? डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी आ रही है तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? एमोर्टाइजेशन। और नेचुरल रिसोर्सेज से मिलने वाली जो चीजें हैं, जो जमीन से खदानों से जो सामान निकलता है, उनमें जब एक्सट्रैक्शन होता है तो वो जो कमी आती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लेशन। तो ये तीनों टर्म आपको पता होनी चाहिए कि तीनों का रिलेशन अलग अलग टाइप की एसेट्स से होता है। अब आते हैं हम फिर से अपने लॉस कर उसी टॉपिक पर, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितनी भी एसेट हम यूज कर रहे हैं, उन एसेट्स की वैल्यू में धीरे धीरे यूज करने से क्या आ रहा है? फॉल आ रहा है। और अगर हम उन्हें उसकी कॉस्ट पर ही अगर बिजनेस बुक्स में दिखाएंगे तो वो हमारे अकाउंट को एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगी। रीजन ये है कि अब नई कंडीशन में नहीं है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, बल्कि 1 साल बाद ही कोई एसेट उस कंडीशन में नहीं होती जैसी कंडीशन उसकी डे 1 यानी एट द टाइम ऑफ परचेज होती है। और ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने यूज किया है उसे, इसलिए उसकी वैल्यू में क्या आ गई है? कुछ कमी आ गई। धीरे धीरे वो मशीनें क्या होती जाती हैं? यूज करने से उनकी जो कैपेसिटी ऑफ वर्क है, काम करने की जो क्षमता है उन मशीन्स की, वो क्या होने लगती है? धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये जो कमी है, अगर आप बुक्स में वही वैल्यू एसेट की दिखाओगे तो वो तो गलत है, जबकि उनकी कैपेसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। काम करने की उनकी वर्किंग कैपेसिटी क्या हो रही है? कम होगी, धीरे धीरे और कम होगी। आपको उन पर खर्च करना पड़ेगा, खराब होंगी तो रिपेयरिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, तो आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में हमें एसेट की सही वैल्यू को शो करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना बहुत जरूरी है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस के नाम से हम अपने प्रॉफिट में से एक जो अमाउंट है उसे कम करते हैं, और फिर उसी मनी को हम कहाँ यूज करते हैं? उन्हीं एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए। कल बताया था ना कि उस अमाउंट को हम कहाँ यूज करते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ दोज एसेट्स। धीरे धीरे करके हम डेप्रिसिएशन के नाम से प्रॉफिट में से पैसा कम कर रहे हैं,
और डेप्रिसिएशन से जो अमाउंट हमारे पास आता है उस अमाउंट को हम उन्हीं एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वो आगे हमारे बिजनेस में सपोर्ट करता है वो पैसा, कि हमारे बिजनेस पर एक साथ बहुत ज्यादा क्या नहीं आता, मनी का प्रेशर नहीं आता। अब लाखों की एसेट अगर आप एक साथ किसी पर्टिकुलर ईयर में, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर लाखों करोड़ों की एसेट्स आप एक साथ किसी पर्टिकुलर ईयर में क्या करेंगे, दोबारा से खरीदेंगे या रिप्लेस करेंगे, तो आपके बिजनेस पर उस पर्टिकुलर ईयर में एकदम से प्रेशर आएगा मनी का, क्योंकि आपने कोई अरेंजमेंट ही नहीं किया। और ऐसा ही होता है, ये तो छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि 10,000 की मशीन, 20,000 की, जब किसी बिजनेस में एक साथ करोड़ों की मशीन खरीदी गई है, तो वो जब स्पेयर में जाएंगी, यानी उनकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो एक साथ ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उन्हें एक साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। और जब हमें रिप्लेस करना पड़ेगा उन एसेट्स को, तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम डेप्रिसिएशन के नाम से चूंकि थोड़ा थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं, हर साल अपनी बुक्स में, अपने प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन के नाम से अमाउंट अलग करते जाते हैं, तो उसका इफेक्ट ये आता है कि जब उन एसेट्स को हम रिप्लेस करते हैं तो बिजनेस पर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता और बिजनेस इजीली उन एसेट्स को दोबारा से नई एसेट्स को खरीद सकता है। मैंने उसका एग्जांपल में भी आपको बताया था कि मान लीजिए किसी फर्नीचर को 10,000 में आज आपने खरीदा और उस पर आप पर ईयर 1,000 डेप्रिसिएशन के नाम से प्रॉफिट से कम कर दें, और फिर उस एंड ऑफ द 10 ईयर डेप्रिसिएशन के नाम अकाउंट में तो 10,000 होंगे और फर्नीचर अकाउंट जीरो बैलेंस दिखाएगा, क्योंकि उसकी भी वैल्यू क्या हो गई बुक्स के अकॉर्डिंग, जीरो। तो ऐसे में जब हम उसी फर्नीचर को रिप्लेस करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास 10,000 रुपीज होंगे, और चूंकि 10 ईयर्स में वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ गई होगी, तो फिर आप इजीली उसमें और जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे ऐड करके उस एसेट को क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपको एसेट्स को रिपर्चेज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद करेक्ट प्रॉफिट या लॉस अगर आपको फाइंड आउट करना है, किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और ये जो प्रॉफिट है ये एक्यूरेट है या नहीं, ये हमें अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी में पढ़ने को मिलता है। तो एक्यूरेट प्रॉफिट आप किसी भी बिजनेस का तब निकाल सकते हैं जब आप सभी पूरे ईयर से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस को उसमें इंक्लूड करें और सभी इनकम को। तो डेप्रिसिएशन अगर ना भी चाहे कोई बिजनेसमैन की चार्ज ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसे एक्यूरेट प्रॉफिट चाहिए अपने बिजनेस का, तो उसको क्या चार्ज करना पड़ेगा, अपनी एसेट में जो कमी आ रही है उसे भी रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। तभी उसके बिजनेस का जो रिकॉर्ड है वो कैसा होगा, एक्यूरेट होगा। उसके प्रॉफिट या लॉस जो भी एंड ऑफ द ईयर वो फाइंड आउट कर रहा है वो तभी एक्यूरेट आएंगे जब उसमें फिक्स्ड एसेट की कमी को भी यानी डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड किया जाए। इसके बाद कुछ बिजनेस में डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है। जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे बिजनेस स्टडीज में, कौन सा टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस यू आर स्टडिंग इन बिजनेस स्टडीज, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और अभी कंपनी भी स्टार्ट हो गया होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेसमैन की मर्जी है वो एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करे ना करे, क्योंकि उसके बिजनेस का स्केल कैसा है, छोटा है, और उसे बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी होती। सेम एज पार्टनरशिप में भी। लेकिन कंपनीज में आपको कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, तो वहां डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी होता है। और हर एक एसेट जो बिजनेस कंपनी यूज कर रही है उन सभी पर डेप्रिसिएशन को ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ता है, चार्ज करना होता है, क्योंकि वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है। तो ये भी ध्यान रखिए कि जिन बिजनेस में डेप्रिसिएशन को चार्ज करना मैंडेटरी है वहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ही होगा, क्योंकि वहां नंबर ऑफ एसेट्स भी ज्यादा होती है और उन एसेट्स की वैल्यू भी ज्यादा होती है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको रिप्लेस करना भी कंपनी या किसी भी बड़े बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो पहले ही डेप्रिसिएशन के नाम से बड़े बड़े अमाउंट्स का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आगे इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको आप लोग और पढ़ेंगे।
और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दी। अब आते हैं हम फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। किस बेस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है? तो किसी भी एसेट को जब हम खरीदते हैं, ठीक है, तो उस एसेट को खरीदते टाइम आपने जितने एक्सपेंसेस किए, जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, वो कॉस्ट ऑफ एसेट है। यानी जैसे मान लीजिए हमने एक मशीन खरीदी, अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने मशीन खरीदी और मशीन को खरीद कर जहां से आपने खरीदी वहां से अपने बिजनेस का जो भी प्लेस है, फैक्ट्री प्लेस है, वहां तक लाने में भी आपने उस पर कुछ खर्च किया होगा, तो वो एक्सपेंसेस भी उस मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 20,000 की कोई मशीन खरीदी और 2,000 उस मशीन को फैक्ट्री प्लेस तक लाने के लिए खर्च कर दिया। किस में खर्च कर दिया होगा? ऑब्वियसली बात है, कोई गाड़ी की होगी जिसके अंदर मशीन रखी होगी, वो मशीन से वो गाड़ी यहाँ तक उसे लेकर आएगी, तो उसमें 2,000 रुपये हमारे और एक्स्ट्रा खर्च हो गए। या हमने लेबर से उठवाया, फिर रखवाया, फिर यहाँ पे आई हमारे पास, तब हमने फिर उसको उठवा के फिर रखवाया, फिर उसके बाद मशीन को हमने वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए फिर से किसी लेबर को बुलाया। जैसे अपने घर का ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपने मान लीजिए कोई एलईडी खरीद, ठीक है, खरीदने के बाद आपने क्या किया, मार्केट गए, आपको पसंद आई, आपने खरीदी, खरीदने के बाद आप क्या करते हो, उसको घर तक लाते हो। कैसे लाते हो? रिक्शे में रखवा के या किसी और व्हीकल जो अवेलेबल होता है, अगर अपना नहीं है तो आप उसी में रखवा के लाओगे, है ना। तो वो चार्जेस लेता है या नहीं? कौन? जो जिसके भी रिक्शे में लेके आओगे, मयूरी में लेके आओगे, किसी भी उसमें लेके आओगे, तो वो चार्जेस लेगा, तो वो भी आपकी उसी एलईडी की कॉस्ट में ऐड हो गया। मान लो वो 20,000 की आई, हमने 500 रुपए उसको रिक्शे वाले को दिए या 200 रुपए दिए, तो अब वो 20,000 की नहीं रही, अब वो 20,200 या 500 जितने हमने चार्जेस दिए वो ऐड हो जाएंगे। बिजनेस में ऐसा ही होता है, किसी भी एसेट को जब हम परचेज करते हैं और उससे परचेज एरिया जहां से भी हम परचेज करते हैं वहां से अपने फैक्ट्री प्लेस तक लाने में जितने एक्सपेंसेस देते हैं वो सब उसकी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। अब हम आए घर पर आकर, हमने उसको खुद तो लगाते नहीं, हम ज्यादातर लोग खुद तो लगाते नहीं, क्या करेंगे, फिर एक कोई ना कोई हमें मैकेनिक बुलाना पड़ेगा जो कि पूरी ड्रिलिंग करके सब सही तरीके से उसको क्या करेगा, फिक्स करेगा ताकि वो चलना शुरू हो जाए। तो उसको भी हमने हो सकता है 200 जितना उसने चार्जेस लिए वो दिए, तो वो भी उसकी कॉस्ट का पार्ट होगा। यानी वो चलने की कंडीशन में कब आई, जब हम उसे वहां से अपने घर तक लाए और घर पे आके हमने उसे फिक्स करवा दिया, लगवाया, तब जाके वो स्टार्ट हुई चलना, तब हम उस पर जाकर के मूवीज देख रहे हैं। तो ये जितने एक्सपेंसेस हमने उसे खरीदने से लेकर और उसे चलाने की कंडीशन तक जितना भी खर्च किया है वो सभी उसकी कॉस्ट का पार्ट है। सेम एज बिजनेस में भी अगर आप कोई एसेट लाते हैं, एसेट को परचेज करने से लेकर उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने एक्सपेंसेस आप करते हैं वो सभी उसकी कॉस्ट का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो होती है कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या मैंने आज इंक्रीज नहीं की? उसके बाद यहाँ जो हम टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, इसे मैं बाद में लिखूंगी। फैक्टर और बेसिस ऑफ फैक्टर और बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए किन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हैं? पहला, हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ द एसेट, जिसको हम नॉर्मली हिस्टोरिकल कॉस्ट बिजनेस लैंग्वेज में भी बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ द एसेट।
तो इसी का अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रही थी कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं। किसी भी एसेट को परचेज करने से लेकर उसको वर्किंग कंडीशन तक लाने में जितने एक्सपेंसेस होते हैं, दोज ऑल एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ दैट एसेट। ठीक, तो ये एग्जांपल में भी मैंने आपको बता दिया, तो आपको काफी क्लियर हो गया होगा। बाकी यदि क्वेश्चंस आएंगे तब और इसको डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई, यानी कॉस्ट प्लस जितने आपने उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस, फ्रेट, जिनको बिजनेस लैंग्वेज में वो सारे एक्सपेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, फ्रेट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, या फिर आपने उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज कराया यानी ओवरहॉलिंग कॉस्ट, ये सभी उस एसेट की किसका पार्ट हो जाते हैं, कॉस्ट का पार्ट होते हैं। अब जरा इसमें मैं आपको और थोड़ा सा डीप में जाऊंगी। किसी भी जब एसेट को हम परचेज करते हैं, जनरल एंट्री क्या बनाएंगे बताइएगा? नॉर्मली क्या एंट्री बनेगी? परचेज द मशीन और कैश, क्या जनरल एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, जिसने परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बताया वो तो गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ हम जो मशीन खरीद रहे हैं दैट इज फॉर प्रोडक्शन, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो वो एसेट है, तो एसेट खरीद रहे तो इंडिविजुअल एसेट का अकाउंट बनेगा। हाँ, किसी ने पीछे से आवाज पीछे से आई थी और किसी ने बोला था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उनकी एंट्री बिल्कुल सही। जब हम किसी एसेट को खरीदते हैं तो उसी एसेट का अकाउंट ओपन करते हैं। हाँ, गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री बनती परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बट वी आर परचेजिंग अ स्पेसिफिक एसेट दैट इज मशीनरी, तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक, अब हमने उस मशीनरी को सेटअप कराने के लिए या उसे वहां से जहां से हमने परचेज किया था सप्लायर से लेकर के अपने फैक्ट्री प्लेस तक लाने के लिए 500 रुपीज के फ्रेट चार्जेस दी। फ्रेट हिंदी में बताया था ना, क्या बोलते हैं इसको? भाड़ा। मीन्स उसको लाने से, वहां से यहाँ तक लाने में हमने फ्रेट पर खर्च किया, तो वो उसके लिए जनरल एंट्री क्या बनेगी? आप अपने लॉजिक से बताइए क्या एंट्री बनेगी? कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है। वी हैव पेड, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस पे किए। किस लिए पे किए मैंने बता दिया, मशीन को लाने के लिए हमने क्या चीज दिया? फ्रेट दिया, तो उसके लिए वी हैव पेड फ्रेट चार्जेस। नॉर्मल एंट्री क्या बनाएंगे आप बताइए? फ्रेट चार्जेस डेबिटेड टू अकाउंट डेबिटेड टू मशीन, तो मशीन या तो कैश दिया ना हमने, तो फ्रेट में क्या दिया होगा? कैश, टू कैश अकाउंट, यही तो बनाते हो आप एंट्री। अगर आपसे नॉर्मली कहा जाए तो आप क्या एंट्री बनाओगे? फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पेमेंट तो आपने कैश में ही किया होगा ना। लेकिन अब यहाँ पर सुनिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि किसी, ये प्रिंसिपल आ गए यहाँ पर, थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पे ये कुछ प्रिंसिपल अभी यहीं पर रिपीट होगी। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, किसी भी एसेट को परचेज करने से लेकर उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने एक्सपेंसेस होते हैं, दोज ऑल एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट होते हैं वो सभी एक्सपेंसेस। तो अब हम ये एंट्री नहीं बनाएंगे क्या? फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बल्कि वो सारे एक्सपेंसेस हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? मशीनरी अकाउंट में, यानी वो मशीन की कॉस्ट को बढ़ाते जाएंगे। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बेशक वो फ्रेट के लिए खर्च किए हमने, लेकिन वो किसका पार्ट बन जाएंगे? उस मशीन की कॉस्ट का। उस मशीन को इंस्टॉल कराया तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी अब आप एंट्री करोगे नॉर्मल वे पे कि इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं, आप क्या करोगे? क्योंकि वो इंस्टॉल कराए बिना वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी, तो हम उसे भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे? मशीनरी अकाउंट। फिर से क्या एंट्री बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हम किसी भी एसेट को परचेज करते टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं।
लेकिन उसके बाद अगर वो एसेट खराब हो जाए और उस पर हमें चार्जेस देने पड़े रिपेयर के, तो तब हम उसकी मशीन या किसी भी पर्टिकुलर एसेट के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, फिर हम ट्रांसफर करेंगे रिपेयर अकाउंट। तो ये यहाँ क्या समझ में आया हमें कि किसी भी एसेट को खरीदते टाइम उस एसेट पर जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट होते हैं और उसकी कॉस्ट को बढ़ाते हैं, और वो सब एक्सपेंसेस मिलकर ही उस एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट बनते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एस्टिमेटेड रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। इतना तो आप सभी को नॉर्मली भी पता है। दूसरा जो पॉइंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। इसको रेसिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है, स्क्रैप वैल्यू। नॉर्मल लैंग्वेज में स्क्रैप का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। यानी अगर किसी एसेट को आप 10 साल आपने उसकी लाइफ मान ली कि 10 साल तो ये नॉर्मल वर्क करेगी, बहुत ज्यादा खर्च थोड़ा बहुत ठीक करा के ये स्मूथली वर्क करेगी, लेकिन यहाँ मैं एस्टिमेट ये 10 साल वर्ड क्यों कर रही हूँ? हर एक के लिए 10 नहीं है, वो डिपेंड करता है एसेट टू एसेट। ठीक है, तो उस लाइफ के बाद अगर हम उसे सेल करें तो क्या ऐसा होगा कि उससे कुछ मिले ही ना, जीरो मिले? ऐसा तो हम अपने घर की एसेट्स में भी नहीं देखते। आप देखो घर में कोई भी सामान खराब हो जाता है, बिल्कुल टोटली बिल्कुल ऐसा हो गया जिसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लास्ट में उसे किसको सेल करते हैं, बता सकते हो? कोई और बाहर वाला नहीं खरीदना चाहता उसको, तो अल्टीमेटली आप उसको किसे सेल करते हो? कोई भी बोल सकता है। अल्टीमेटली आप उसको बेचते हो कबाड़ी को। ठीक है ना, मोहल्ले में आते रहते हैं, किसी भी प्लेस पर वो लोग आते रहते हैं और बोलते हैं कि जो भी स्क्रैप हो, जो भी आपका घर का सबसे बेकार सामान हो वो हमें, तो वो उससे बेचने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी एसेट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर खराब होती है तो हम उसे सेल करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको स्क्रैप वैल्यू से मिलेगी ही, तो उसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। द वैल्यू विच यू फाइंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ एसेट आफ्टर यूजिंग द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ दैट एसेट, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। यानी किसी भी एसेट को एक लिमिटेड टाइम तक यूज करने के बाद अगर आप उसे सेल करते हैं तो उससे जो भी पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। और चूंकि हम स्टार्टिंग में ये देख लेते हैं कि हो सकता है इस एसेट को 10 साल यूज करने के बाद हमें, आज वो 10,000 की है, हो सकता है 10 साल यूज करने के बाद उसे बेचेंगे तो 1,000 मिल जाए, तो आज की डेट में मतलब खरीदते टाइम ही हम उसकी वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू को अगर पता लगाएं तो हम एक्यूरेट तो बता नहीं सकते, एस्टिमेट लगा सकते, अनुमान। एस्टिमेट का मतलब होता है उसका अनुमान लगाना। मीन्स हम ये बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कि इस एसेट से हमें एक पर्टिकुलर टाइम यूज करने के बाद इतना पैसा मिल सकता है, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। और तीसरी जो है यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है? यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, ऑफ एन एसेट। मीन्स ये वो लाइफ है जिस लाइफ तक एक एसेट स्मूथली वर्क करेगी बिजनेस के लिए। स्मूथली मीन्स जिस पर हमें ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट या ज्यादा से ज्यादा रिपेयर्स के चार्जेस खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जब एक मशीन बार बार खराब होना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन करेगी नहीं, तो हम अल्टीमेटली उसे क्या कर देते हैं? हटा देते हैं और नई उसकी जगह पर नई लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन उसमें क्या हो रहा है? रुक रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो वो लाइफ जहां तक एक कोई भी एसेट स्मूथली वर्क करे वो भी एस्टिमेटेड ही होती है, ये भी ध्यान रखना। आज की डेट में अगर मैं ये अनुमान लगा रही हूँ कि मेरा कोई व्हीकल है या स्कूटी है और आज की डेट में ये मान लिया कि मैंने आज नई खरीदी और वो 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, तो ये मेरा एस्टिमेट है, एक्यूरेसी नहीं है।
अनुमान लगा रही हूँ कि हाँ ये शायद इतना टाइम चल सकती है, लेकिन मान लो 15 दिन बाद ही एक्सीडेंट हो जाए, टोटली डैमेज हो जाए, तो वो मेरा एस्टिमेट तो फेल हो जाएगा ना, क्योंकि जब वो उसका भयंकर कोई एक्सीडेंट होगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, तो हो सकता है वो 15 दिन बाद ही चलने की कंडीशन में ना हो। तो ये सारे एस्टिमेट हैं जिनको हम अपनी एसेट्स पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ज्यादातर हम ये एस्टिमेट किस बेस पर लगाते हैं? पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर, दूसरे बिजनेस के एक्सपीरियंस के बेस पर, कि ये कोई भी एसेट कितने टाइम तक वर्क कर सकती है, और उसी को बोलते हैं यूजफुल और एस्टिमेटेड लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ एसेट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। नॉर्मली तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है, लेकिन इन फैक्टर्स के बेस पर भी हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं? डेप्रिसिएशन के टाइप्स कौन कौन से हैं चार्ज करने के, वो सब हम कल से डिस्कस करेंगे, और कल से ही हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्टार्ट होगा। आज आप इस कोर्स पार्ट को दोबारा से देखेंगे और इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। कोई डाउट होंगे तो मुझसे पूछिए, ठीक है?